नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये लड़ाई यूएस, इजराइल, अमेरिका से होती हुई अब चाइना तक पहुंच चुकी है और कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट से अब पूरा का पूरा मामला शिफ्ट होता नजर आ रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर, क्योंकि यूएस की नजर अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करने की है। ऐसा क्यों मैं कह रही हूं और क्यों ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर मोदी जी और ट्रंप के बीच में फोन कॉल पर ऐसी क्या बात हुई कि इंडियन जहाजों को बिल्कुल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नहीं रोका जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है यूएस ने क्या कहा था कि भैया हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ब्लॉक कर रहे हैं और कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजर सकता है। इससे पहले हम सेशन शुरू करें, आपके शायद 2 या 3 दिन पहले ही हम लोगों ने ये वीडियो शूट कर लिया था कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का अब नजर में आने वाला है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का को लेकर के तैयारी जोरों शोरों से चाइना ने भी शुरू कर दी है। इंडिया के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और यूएस की नजर अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर हो जाती है। उस दिन हमने पूरा सेशन इसी पर रखा था कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और आज देखिए फाइनली ये न्यूज में आ भी गया और इसका डिस्कशन भी हम लोग कर रहे हैं। हमने देखा था दैट मलक्का डायलेमा कितना इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, और ये खबर है जो मात्र 1 घंटे पहले हमारे यहाँ पर आई है। The Malacca gambit: how China oil choke strategy could backfire on Trump. Donald Trump plans major step against the Iran and prepare to block the Strait of Malacca. अब सोचिए, जो हम लोगों ने 3 दिन पहले डिस्कस किया था वो आज यहाँ पर खबर में भी हमारे आ गया है। फर्स्ट पोस्ट में ये चीज निकली हुई है। अब देखो, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट की, तो इस समय बहुत ज़्यादा तनाव है हॉर्मुज स्ट्रेट पर। एक तरफ ईरान कह रहा है कि भैया पैसे दो तब हम जाने देंगे, दूसरी तरफ यूएस ने भी इसको ब्लॉक कर दिया है। जहाज किसी भी नेशन के नहीं निकल पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो आपको यहाँ पर जो एकदम ऐसे देख के लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो ये थी कि चाइना तक के जहाज नहीं गुजरे। चाइना ने 2-3 दिन तक ट्राई किया लेकिन उसके जहाज वहां से गुजर नहीं पाए हैं। और इसी बीच हम ऐसा क्यों कर रहे हैं या क्यों कह रहे हैं कि ये मलक्का पर अपनी नजर गड़ा रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ 13 अप्रैल को यूएस ने एक बहुत बड़ा समझौता फाइनलाइज किया है और ये अब एक जियो स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट बन गया है। ये है वो मलक्का स्ट्रेट जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इधर हमारा हो जाता है इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ये देखिए, ये इंडोनेशिया है, ये सिंगापुर हो जाता है, इधर मलेशिया हो जाता है और ये हो जाता है हमारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसको चोक करने के लिए फाइनली यूएस ने क्या कर लिया है, इंडोनेशिया के साथ एक पैक्ट साइन कर लिया है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि हॉर्मुज के बाद मलक्का पर आखिर फोकस क्यों हो जाता है, तो पता है मलक्का कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट हमने देखा कि दुनिया का 20% व्यापार यहां से गुजरता है। दुनिया का 20% जो एक तरीके से मेन विश्व का व्यापार है, ऑयल है, वो यहां से जा रहा है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलक्का 40% पूरे वर्ल्ड का जो व्यापार है इस पर डिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि जस्ट डबल। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आप देखें तो ये करीब 40% वैश्विक व्यापार और 30% तेल सप्लाई के लिए जिम्मेदार है। और ये अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो मात्र 3 किलोमीटर ये चौड़ा हो जाता है हमारा जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो जाता है, और इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसे खास बनाती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चाइना के लिए है, बिकॉज चाइना की डिपेंडेंसी इस स्ट्रेट पर 80% हो जाती है। चाइना का व्यापार ही इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से चल रहा है, और अगर ये ब्लॉक हुआ देन चाइना प्रॉब्लम में आ जाएगा। और यही यूएस चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि क्या चीजें चल रही हैं बैकिंग में। ईरान का बैकिंग में सपोर्ट किस नेशन के द्वारा आ रहा है, और इसीलिए मलक्का स्ट्रेट के लिए यूएस ने इंडोनेशिया के साथ डील फाइनलाइज करी है। ठीक है, और अब ये जो टकराव था ना वो ईरान से शिफ्ट होकर के चाइना और यूएस के बीच में कैसे आया है, क्या नए सिनेरियो यहाँ पर बने हैं, ये हम देखेंगे। अब देखो, अभी हमने बात करी ना चाइना की, अब देखिए ये जो पूरा व्यापार है, आप देखो स्पेन, माल्टा, यहाँ से होते हुए सऊदी अरब, श्रीलंका, ये सारा का सारा व्यापार, ये जो इनका व्यापार होता है ना का पूरा पहुंचने का यूरोप तक, तो ये एक ही इनके पास बाईपास है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगर ये ब्लॉक हुआ तो इनका सारा आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो अब आप देख लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंस रख रहा है ये। अब देखो, यही 2 दिन पहले खबर आई थी, यूएस इंडोनेशिया डिस्कसिंग प्रपोजल अलाउंग द यूएस मिलिट्री ओवर फाइट इन द इंडोनेशिया। अब अगर इनके साथ ये डील फाइनलाइज हुई है, जो कि पूरी तरीके से, आप देखो ये डील जब फाइनलाइज हुई थी तो एक साझा जो डायलॉग होता है ना वो प्रकाशित किया गया। ये यहाँ पर लिखा हुआ था
अनाउंस कर रहे हैं द मेजर डिफेंस कॉपरेशन पार्टनरशिप बिटवीन यूएस एंड द इंडोनेशिया। ये जो रेड लाइन में है वो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, शायद आप अभी नहीं पढ़ पाओगे, बट जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ करके बता दे रही हूँ। ठीक है, अब देखो क्या क्या प्रपोजल यहाँ पर रखे गए हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने बोली हैं, कैसे कैसे ये यूज करने वाले हैं इसको, ये सारी चीजें यहाँ पर है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि भैया मिलिट्री पार्टनरशिप दोनों देशों के लिए हो गई, यानी कि आप पोर्ट हमारे यूज कर पाओगे फ्यूचर में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि इंडोनेशिया फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो यूएस को अपने पोर्ट यूज करने के लिए देगा, जो कि डायरेक्ट खतरा किसके लिए है? चाइना के लिए। अब देखो कि चाइना शांत नहीं है, चाइना भी बहुत कुछ कर रहा है यहाँ के लिए, चाइना भी कंटिन्यूअस अपने हाथ पैर मार रहा है। क्या कर रहा है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। कम टैरिफ पर यहाँ पर बातचीत बनी है, 32 से घटा करके 19% कर दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने क्या करा है, ड्यूटी फ्री एंट्री कर दी है। बड़ी डील फाइनलाइज की गई है 38.4 अरब डॉलर की अमेरिकी सामान और सेवाएं खरीदने के लिए। डिजिटल राहत दी है अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए, डिजिटल टैक्स नहीं लगेगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों की पकड़ और मजबूत होती नजर आ रही है। और ये इसीलिए किया गया है बिकॉज अब फाइनलाइज ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फ्री करना है तो हमारे पास एक मात्र साधन है कि हमें ब्लॉक करना पड़ेगा, क्या? मलक्का स्ट्रेट को, वरना ये नहीं हो सकता है। और देयर इज इंडियन ओशन। अगर हम बात करते हैं भारत के लिए क्यों अहम हो जाता है भैया, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना के लिए अहम है, इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ऑलरेडी आप देखोगे तो जो हमारा अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र हो जाता है ना, वहां पर भी अपनी कमान बना रहा है। ठीक है, उसने अपने बहुत सारी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वहां पर चला रखे हैं, क्योंकि वो भी जानता है कि स्टेट ऑफ मलक्का इज द पॉइंट जिससे वो चाइना को टैकल कर सकता है। तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि ये भैया यहाँ से 55% व्यापार हमारा सिंगापुर क्षेत्र में इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। तो ये सिर्फ चाइना के लिए नहीं, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है। भारत की भौगोलिक स्थिति उसे उस इलाके रणनीतिक बढ़त देती है। और अंडमान निकोबार आइलैंड पर अगर हम बात करें तो स्टेट के पश्चिमी मुहाने के पास हो जाता है, जहां से पोर्ट ब्लेयर से 24 घंटे में वहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। और इसीलिए वहां पर हमने अपना आईएनएस बाज एयर स्टेशन बना रखा है, जो कि आपका कैम्बल में स्थित हो जाता है। तो अब समझिए कि ये अहम निगरानी जो है यहाँ से होती रहती है। ये है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पूरा स्टेशन है आईएनएस बाज जो बना रखा है इंडिया ने इस क्षेत्र में। हम प्रॉपर तरह से आप देखोगे कि हर जगह हमने अपने इंपॉर्टेंट एयर स्टेशन बना रखे हैं। यहाँ पर आपका आईएनएस कोहाशा हो जाता है, इधर आईएनएस उत्कर्ष हो जाता है, इधर आपका जो जरवा हो जाता है आईएनएस, इधर हो जाता है आईएनएस बाज, इधर हो जाता है हमारा आईएनएस कारपिट। ठीक है, कार डिप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है वहाँ पर हमने काम कर रखा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर हमने क्या तैनात कर रखा है, तो भैया जैगवार को तैनात कर रखा है। क्विक एक्शन लेता है, दुश्मनों के लिए तुरंत यहाँ पर त्वरित कार्रवाई करता है। तो जरूरी है ना, समझ में तो आ रहा है कि हम अपनी सैन्य जो उपलब्धता है वो यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में कोई अपकमिंग अगर खतरे आने वाले हो तो उससे पहले से ही हम प्रिपेयर हैं। तो भारत भी यहाँ पर स्टेप ले रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएस ये काम कर रहा है, क्योंकि दोनों ही ये बात जानते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए और प्लस चाइना के साथ अपने जो एक तरीके से जो संबंध हो जाते हैं, अगर उनमें थोड़ा बहुत भी उतार चढ़ाव हुआ है तो मलक्का स्ट्रेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं और समझ लेते हैं यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं इसको लेकर के। इसी बीच आप देखोगे कि चीन प्रशांत हिंद और आर्कटिक महासागर सहित मलक्का जलडमरू मध्य में बड़े पैमाने पर समुद्र तल मानचित्र और निगरानी अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये बात कही गई है कि हम लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भैया मानचित्र अभियान, निगरानी, समुद्र तल का मानचित्रण सब कुछ कर रहे हैं। और ये कहा किसके द्वारा गया है, तो अमेरिका के और उनके विशेषज्ञ तथा सहयोगी हो जाते हैं, जिन्होंने बताया कि पनडुब्बी युद्ध में ये बहुत ही ज्यादा अहम है और इसीलिए हम इसका सर्वे कर रहे हैं। और साथ ही साथ सर्वे यही नहीं कर रहे हैं, इनके अनुसार राइटर्स की बात करें तो कम से कम 8 चीनी जहाज समुद्र तल का सर्वे कर चुके हैं। तो इस तरीके से चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सभी नेशन यहाँ पर आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं पीटर स्टॉक, इनके मुताबिक ये डेटा युद्ध तैयारी के लिए अत्यंत मूल्यवान हो जाता है जो इकट्ठा किया जा रहा है, चाहे वो यूएस के द्वारा हो, चाहे वो चीन के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी नेशन के द्वारा हो। और ये तभी किया जाता है जब कुछ बड़ा तैयार किया जा रहा है। भाई अगर हम मानचित्रण कर रहे हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं ना, कि कहाँ से क्या करेंगे, क्या स्ट्रैटेजिक लोकेशन होगी, कैसे हम टैकल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पर निगरानी अभियान चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं कि भैया किसके जहाज आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, किसने यहाँ पर क्या ब्लॉकिंग कर रखी है, कहाँ पर कौन से पोर्ट पे क्या अपना हथियार लगा रखा है, ताकि हम भी उतने ही अपने आप को मजबूत कर पाए। तो इसलिए सारे काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो अब देखो, ये दीर्घकालिक रणनीतिक पॉइंट हो जाता है चाइना का, और इसको टैकल करने के लिए ही यूएस ये कार्य कर रहा है। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि यूएस ऐसा क्यों कर रहा है।
यूएस को क्या पड़ी है कि स्पेशली जाकर के मलक्का में घुसे जाकर के, वो तो इंडिया घुसा ही हुआ है ऑलरेडी, हम तो ये कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरी इसलिए था क्योंकि आपको याद होगा ईरान जो था वो चीनी सैटेलाइट का यूज कर रहा था, और चीनी सैटेलाइट जिसका यूज कर रहा था उसका नाम है आपका बाइडू सैटेलाइट सिस्टम। और इस बाइडू सैटेलाइट सिस्टम से वो टारगेट करता था आपके, चाहे वो कुवैत हो जाए, चाहे वो बहरीन हो जाए, चाहे वो कतर हो जाए, इंपॉर्टेंट लोकेशन उस पर हमला कर रहा था। इसलिए यहाँ पर यूएस ने क्या किया कि भैया अब तो मलक्का स्ट्रेट को हम टारगेट करेंगे, और उसके लिए हमें इंडोनेशिया के साथ चाहे रक्षा पैक्ट साइन करना पड़े हम करेंगे, चाहे टैरिफ कम करना पड़े हम करेंगे। और वही उसने किया भी कि भैया इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से। और ये जानते थे कि इसमें बैकिंग किसकी हो जाती है, ऑफ कोर्स चाइना की ही हो जाती है। और यहाँ पर ये निकला भी, आफ्टर इट्स ब्लॉकेड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज द यूएस नाउ सेट टू आइज ऑन द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। भी देखो कितना इंपॉर्टेंट है ग्लोबली, अगर हम ग्लोबल ट्रेड लाइफलाइंस की बात कर लेते हैं और जियोपॉलिटिकली ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखो 40% ऊपर ग्लोबल ट्रेड प्रेशर यहाँ पर हो जाता है। फ्लो सिग्निफिकेंट ऑयल फ्लोज के लिए जाना जाता है। शिपिंग वैल्यू ग्रोथ डे बाई डे हर साल यहाँ पर ये बढ़ता ही गया है इसका वैल्यूएशन, और ये हमें दिखाई देगा क्योंकि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो भैया 26.2% ही डिपेंडेंसी है, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करते हैं तो 29.1% है। अब सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है। These 8 narrow routes handle the 90% of the global oil trade, और जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी ज्यादा परसेंटेज आपको किसका दिखाई देगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का का, नियर 30%। एंड दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि भैया चाइनीज शिप कैसे फेल हुई जो यूएस का ब्लॉकेट था उसको तोड़ने में। जो मैंने आपको बताया ना कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों चाइना भी तिलमिलाया हुआ है, तो यूएस ने ब्लॉकेट किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कि वो किसी भी शिप को गुजरने नहीं देगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हम इंडियन डिप्लोमेसी की बात करेंगे कि कितनी बेहतरीन इंडियन डिप्लोमेसी इस समय इंडिया हमारा निभा रहा है। ऑल्दो ईरान ने क्या बोला था कि चाइना हमारा मित्र देश है, चाइना के जहाज हम निकलने देंगे, लेकिन फिर भी यूएस के ब्लॉकेट में चीनी शिप नहीं निकल पाए। एक नहीं दो बार 24 घंटे के अंदर दो बार, जिनमें करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लोड था, उसको हॉर्मुज स्ट्रेट से वापस जाना पड़ा। एक भी चीनी जहाज को निकलने नहीं दिया यूएस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात हो जाती है। और इसी बीच हमने कल ही डिस्कस किया था कि इंडिया की डिप्लोमेसी इन 2026, हम ये कहते रहते हैं ना कि हम खुल करके ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यूएस के सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, साइलेंटली बैठ करके बस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यही ऑब्जर्वेशन अभी इंडिया के लिए काम आ रहा है। फोन पर बातचीत होती है मोदी जी से, डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करते हैं, और फाइनलाइज यहाँ पर ये निकल करके आता है कि भैया हम आपके जहाजों को आसानी से जाने देंगे। ट्रंप डील्स पीएम मोदी डिस्कस बायलैटरल कोऑपरेशन एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इसी पर बातचीत की गई थी क्योंकि ब्लॉकेट वाली बात थी। तब नरेंद्र मोदी यहाँ पर ट्वीट करते, रिसीव अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड रिसीव द सस्टेनेबल प्रोग्रेस अचीव इन अवर बायलैटरल कोऑपरेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द अदर थिंग्स, जिस पर वो बातचीत कर रहे थे। तब यहाँ पर देखो हमारे रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। सोचने वाली बात यह है, ईरान कहता है पैसे दोगे तब जाने देंगे, चाइना कहता है पैसे दोगे तो नहीं जाने देंगे। अब यहाँ पर अगर हम चाइना को रख करके देखो तो देखो गेम इंडिया ने कैसे खेला है। ईरान ने क्या बोला, चाइना हमारा दोस्त है, पैसे नहीं देगा हम जाने देंगे। यूएस ने बोला पैसे नहीं देगा तो भी हम भी नहीं जाने देंगे इसको, लेकिन इंडिया के लिए अलाउ कर दिया दोनों ही नेशन ने। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक समय था 20वीं सेंचुरी में जब इंडिया को यूज करते थे यूएस, इंडिया को यूज करता था चाइना, लेकिन आज का टाइम है कि इंडिया यूज करता है चाइना को भी और यूज करता है किसको, आपका यूएस को भी। और क्यों, जब भी उसको लगता है कि भैया यूएस हमारी बात नहीं मान रहा है तो हम चाइना के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाने लगते हैं, और जैसे ही हम चाइना के साथ नज़दीकियां बढ़ाते हैं यूएस एकदम औकात पे आ जाता है। जैसे हमें लगता है कि भैया चाइना बहुत ज़्यादा टेढ़ मेढ़ और ये सारी चीज़ें कर रहा है, नाम बदलने में ज़्यादा ही बिजी हो जाता है, बॉर्डर इलाके में एकदम गश्त बढ़ा दी है, तो हम यूएस के साथ अपना झुकाव दिखाते हैं। तो उसके बाद चाइना थोड़ा औकात में आ जाता है। जब दोनों ही के साथ सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है तो हम रशिया के पास चले जाते हैं कि लो अब दोनों की जो एक तरीके से कमाने वो रशिया के पास भी तो हो जाती है, देन फिर दोनों ही औकात में आ जाते हैं। तो नाउ द 21st सेंचुरी इज इंडियन सेंचुरी इसीलिए कहा जा रहा है। सरकार कोई भी हो इस देश में, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, डजंट मैटर। द मैटर इज अवर डिप्लोमेसी, द मैटर इज अवर पावर, द मैटर इज अवर नेशन एंड द मैटर इज अवर 2026 डिप्लोमेसी, जो कि फ्यूचर डिसाइड करेगा इंडिया का, कि फ्यूचर में इंडिया कहाँ स्टैंड करेगा। एंड नाउ लिटरली वी आर गोइंग टू सुपर पावर एंड नो वन here to stop us.
बस हमें अपने पॉलिटिक्स को अगर बेहतर कर ले, अपनी डिप्लोमेसी को अगर हम इतनी अच्छे से निभाते रहे, तो ये जितनी भी सिचुएशन जियोपॉलिटिकली चल रही हैं वो आप देखोगे कि इंडिया उसमें आपको टॉप पे ही देखने को मिलेगा। राइट तो ग्लोबल चेस का एक पूरा मैदान है भारत के पास, जो इसको चेस कर सका वही सुपर पावर है, और अभी तक तो इंडिया ही इसमें आगे दिखाई दिया है। और रही डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप तो खुद ही कह रहे हैं आई हैव नो आइडिया, मैं कुछ भी कर सकता हूं और मुझे भी नहीं पता कि मैं कब क्या डिसीजन ले लूंगा और उसका आउटकम क्या निकलेगा। तो हमें इनसे तो कुछ उम्मीद वैसे भी नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें अपनी डिप्लोमेसी की तो भैया वो बेहतरीन है। वी प्राउड एज आर नेशन, और ये आपको देखने को भी मिलेगा। राइट तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू वांट एनी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, या फिर आपका कोई अदर टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड थैंक यू सो मच।